आज हम सुनेंगे वरिष्ठ कथाकार नीलम कुलश्रेष्ठ की लिखी हुई कहानी प्यार इस शहर में। नीलम कुलश्रेष्ठ जी की कहानियाँ समाज और समाज के हर पहलू को उजागर करती हैं। प्रस्तुत है कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। प्रिय यशी, हाय, कैसी हो? हम लोग मेल से, मोबाइल से व व्हाट्सएप से कितनी बातें करते रहते थे और अब हमारे बीच लंबा मौन बिछ गया। मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत नाराज़ होगी और अचानक ये रजिस्टर्ड पत्र देखकर बहुत चौंक जाओगी और एक बात से और भी नाराज़ होगी कि हम संपर्क में नहीं थे, इसलिए टीवी स्टार प्रत्यूषा बनर्जी की आत्महत्या पर साथ साथ दुखी ना हो सके, ना छत के कोने में बैठकर अटकलें लगा सके कि उसने क्यों आत्महत्या की, जबकि उसके बैंक में 75 लाख रुपए जमा थे। ये बात सही है, उसका दोस्त बदमाश था तो उसे छोड़कर उसने जीने की हिम्मत क्यों नहीं की? या सीरियल्स में काम नहीं मिल रहा था तो इतने पैसे से वो भूखी नहीं मरती? या वो भी अपने दोस्त की सहायता से इजी मनी के पीछे भागती लड़की थी? जैसा कि अक्सर होता है, ऐसे दोस्त लड़की को काबू में रखने के लिए ग्राहकों के साथ उसकी सीडी बना लेते हैं, वो भी छिपकर। जब वे दूसरी लड़की के पीछे भागते हैं तो लड़की को आत्महत्या ही एक रास्ता नजर आता है। मुझे पता है कि मैं तुम्हारे सामने होती तो तुम चिल्लाती, यू चीप मोहल्ला वाली लेडीज़ की तरह बात कर रही हो। किसी लड़की की जरा खराब बात हुई नहीं कि सब अफवाहें उड़ाने लगते हैं। और मैं अपने इस अभिमत पर अड़ी रहती कि कोई बहुत बड़ा कारण तो होगा जो प्रत्यूषा ने अपने क्रेडिट कार्ड्स वगैरह रोहन को दे रखे थे। 21वीं सदी की हाउसवाइफ्स तक इतनी होशियार हो गई हैं कि अपने पति तक को अपने क्रेडिट कार्ड्स या एटीएम कार्ड्स नहीं देती। हाँ, अगर मौका मिले तो उनके ज़रूर कब्जे में लेकर घर भर की शॉपिंग कर डालती हैं। प्यार, शादी, लिव इन रिलेशनशिप, मुझे इन नामों से बहुत हंसी आती है। सब कहते हैं लड़कियों को लिव इन में रहने की क्या ज़रूरत है। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि जो प्यार में समर्पित होकर शादी करती हैं उनके साथ भी लड़के क्या करते हैं, उनके घर वाले क्या करते हैं, जानना चाहोगी? तुम सोच रही होगी कि मैं अपने प्यार की कहानी सुनाकर तुम्हें बोर करना चाहती हूँ, जो किसी घटिया फिल्म की तरह है। ना ना ना, ये मत समझना कि मैं अपने घाव दिखाकर तुमसे सहानुभूति चाहती हूँ। अब तक मेरी शादी को 1 वर्ष हो चुका है। तुम मेरी प्यारी सहेली हो, याद है ना, बचपन में भी हम अपने अनुभव बांटा करते थे। देखो, जो मेरे साथ हुआ वो सबके साथ हो ये ज़रूरी नहीं है। आजकल के अरिजीत सिंह व अंकित तिवारी तथा और भी गायकों के प्रेम पगे गीतों को सुनकर कैसा दिल तो धड़ धड़ धड़क उठता है। काश प्यार का रूहानी सफ़र ऐसा ही होता। तुम मेरी तरह उम्र की नाजुक डगर से गुजर रही हो, इसलिए ज़रूरी है कि जो मेरे साथ हुआ वो तुम जानो। तुम जानो अपने समाज में अबलाओं को सहायता करने वाली संस्थाएं, ओहदेदार, पुलिस अफसर, इंस्पेक्टर व पत्रकार जो नागरिकों की सहायता के लिए मोटी तनख्वाह पाते हैं, इन सबकी सच्चाई क्या है, जानना चाहोगी? हाँ, सभी ऐसे नहीं होते, कुछ अपवाद होते ही हैं जिनसे ये दुनिया कायम है। मैं अपनी कहानी एक कहानी की तरह लिखकर भेज रही हूँ, जिससे तुम उस दर्द को समझ सको जो मैंने झेला है। तुम्हें तो याद होगा कि मैं कॉलेज पत्रिका में कहानी लिखा करती थी। आ लगा कोई फिर कर रहा, आवाज़ किसी कंदरा से आती प्रतीत हो रही है। इस बार की कराह स्पष्ट है। अरे, ये मैं हूँ। मेरे मुंह से ही आवाज़ निकली थी। दिमाग की ताकत इकट्ठी करती हूँ। मुझे क्या हो गया है? लगता है कोई विचार, कोई सोच पकड़ में नहीं आ रहा। बड़ी मुश्किल से आंखें खोलने की कोशिश करती हूँ। मम्मी का उतरा हुआ चेहरा दिखाई दे रहा है। मिनिमा बेटी कैसी है? उत्तर देने से पहले मेरी आंखें भिज गई हैं। मन किन्हीं गहरी घाटियों में डूब गया है। बस एक एहसास मन में जागता है कि मैं अपनी माँ के घर में हूँ। माँ ने बताया था कि मैं 2 दिन से होश व बेहोशी की परतों के बीच झूलती रही हूँ। खाने पीने के नाम पर मैंने 2 गिलास दूध व चम्मच से ग्लूकोज ही लिया है। मुझे दवाइयाँ पानी में घोलकर दी गई हैं।
क्योंकि इतनी ताकत ही नहीं बची थी कि मैं उन्हें निगल सकूं। तीसरे दिन मैं बहुत मुश्किल से उठकर बैठ सकी थी। मेरा पीला जर्द चेहरा देखकर मम्मी रो पड़ी थी। दुष्टों ने ना जाने क्या खिला दिया है। मैंने अपनी कमज़ोर आवाज़ में पूछा, मैं यहाँ आई कैसे? तुझे रवि के जीजा व उसका दोस्त कार में डालकर यहाँ पटक गए थे। उस दरिंदे रवि का कोई पता नहीं है। ऐसा लगा कि मेरा सिर तन मन इस आघात से घूम गया है और मैं फिर बेहोश हो गई। कुछ दिन और लगे संभलने में। उन दिनों मुझे लगता था कि मैं किसी और लड़की के जीवन के दृश्य देख रही हूँ, वो भी टुकड़ों टुकड़ों में। कभी रवि का मुस्कुराते हुए मेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना, पहले प्यार की सेहरन में सेहरते सकुचाते हुए मेरा उस हाथ को थाम लेना, मम्मी का रवि की कार से दब जाना, उसका हर तीसरे चौथे दिन आने को अनदेखा करना, पापा का घर से बाहर निकल जाना, एक व्यापारी मुस्कान के साथ कि अगर थोड़ी सी छूट देने से एक अमीर लड़का फंस रहा है तो बुराई क्या है। मैं जानती हूँ तुम्हारे मम्मी पापा ऐसी व्यापारी सोच के नहीं हैं। फिर मेरी व रवि की घर से भाग कर न्यायालय में शादी के 1 महीने बाद ही उसके घर वालों का मुझे मेरे घर पटक जाना। ना, ये मत समझना कि मैंने कुछ गुजराती लड़कियों की तरह खुराकी अर्थात गुजर बसर के पैसे के लिए रवि को फंसाया था। मैंने तो उससे सच्चा प्यार किया था। मेरे 20 बरस के मन पर एक एक घटना ताजे नासूर के घाव जैसी बसी है, वो भी जब मुझे ज़िंदगी एक झिलमिलाते तारे जैसी लग रही थी। मेरी हालत देखकर पड़ोस की तन्वी बहन मुझे एक समाज सेविका सावित्री बहन के पास ले गई थी। उनका शांत सौम्य व ऊंचा व्यक्तित्व देखकर मेरा आधा दुख दूर हो गया था। उनके कमरे की हर चीज़ सफ़ेद थी। बहुत शांति के साथ उन्होंने मेरी कहानी सुनी थी। मैं उन्हें अपनी कहानी क्या सुना रही थी, रो रही थी। पूरी बात सुनने के बाद उन्होंने मेरी पीठ पर हाथ फिरा था। रो मत बेटी, मत रो, हम तुम्हारा हक दिलवा कर रहेंगे। मजाक समझ रखा है कि शादी करके 1 महीने बाद ही पलट जाओ। लड़के के पिता किस चीज़ का व्यापार करते हैं? उनकी सॉफ्टवेयर की 2 कंपनीज हैं। कहीं तुम ब्रजमोहन पटेल की बात तो नहीं कर रही हो, जिनका एक ही बेटा है, रवि? हाँ, वही रवि। ओह, सावित्री बहन की आंखें चमक उठी थीं। बीना बेटी, ऐसे आदमी को छोड़ना नहीं चाहिए। तुमने हमारी संस्था की ताकत नहीं देखी है। अब तू चिंता छोड़ दे। क्या आप लड़के से मिलना चाहेंगी? तन्वी दीदी ने पूछा था। वो किसी संस्था से नहीं जुड़ी थी, समय समय पर किसी केस में सहायता कर देती थी। जरूर तन्वी बहन, कल सुबह तुम 9 बजे मेरे साथ रवि के घर चलना। ये समय ऐसा होता है जब घर के मर्द घर में होते हैं। मैं आश्चर्यचकित थी कि मेरी जैसी मामूली परिवार की लड़की के लिए इतनी बड़ी संस्था की स्वामिनी इतनी तत्परता दिखा रही हैं। मैं भावावेग में रो पड़ी। वो मेरे सिर पर हाथ रखकर बोली, अब क्यों रो रही है? हम यहाँ बैठे ही इसलिए हैं कि समाज में गंदगी न बढ़े। मेरी वो रात बहुत बेचैनी में कटी। इतनी आसान होगी मेरी लड़ाई, मैं सोच नहीं पा रही थी। दिन में मैं 11 बजे से तन्वी बेन के घर के चक्कर लगा रही थी। 1 बजे वो लौटी थी। उनका चेहरा उतरा हुआ था। मैंने उत्सुकता से उनकी ओर देखा। वो अपना शरीर कुर्सी पर छोड़ते हुए बोली, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, पहले 1 गिलास पानी पिला। मैंने उन्हें पानी देते हुए सहमते हुए पूछा था, कैसी गड़बड़? पहले सावित्री बेन ने तुम्हारी बात शुरू की, उन सबको बहुत जलील किया, फिर उन्होंने धमकी दी कि उनका बेटा पत्रकार है, अपने अखबार में उनके खिलाफ लिखेगा, उनकी संस्था की औरतें उनका घेराव करेंगी। वे तो एकदम डर गए होंगे। नहीं, रवि के दादाजी ने भी दुनिया देखी हुई है। बाद में वे शांत भाव से उनकी भावी योजनाओं के विषय में पूछते रहे। उन्होंने ये भी पूछा, सावित्री बेन जो दुखी स्त्रियों के लिए आश्रम बनाना चाहती हैं, उसमें कितना रुपया खर्च होगा? फिर क्या? कल दादाजी उनसे उनकी संस्था के ऑफिस में उनसे मिलने जाएंगे। संस्था का रौब देखकर वे मान ही जाएंगे। मैं बच्चों की तरह खुश होकर बोली, तू इन बातों को नहीं समझती। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सभी स्त्री संस्थाएं चोर हैं, लेकिन सावित्री बेन जैसी औरतें जहाँ देखती हैं जिनके विरुद्ध शिकायत की गई है वो गरीब हैं, तो उसका घेराव करके फ़ोटो खिंचवा कर वाहवाही लूट लेती हैं।
लड़की भी खुशी खुशी ससुराल पहुंच जाती है। लोग अखबारों में इनकी फ़ोटो देखकर प्रभावित हो जाते हैं। जहां ये देखती हैं कि विरोधी पक्ष पैसे वाला है, बस उससे पैसा खींच अपनी संस्था मजबूत बनाती चली जाती हैं। मुझे लगा मेरा सिर घूम रहा है। एक घुटन छाती में से उठती गले तक आ रही है। अब यहाँ से मेरे संघर्ष की कहानी शहर के बीच बनी बुलंद इमारत तक पहुँच गई है। तन्वी बेन ने बताया, ये शहर, ये प्रदेश कोई भी हो सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं है प्रादेशिक सरकार की इन इमारतों में बैठने वालों में। अपने ऑफिस में सहायता मांगने आने वाले हर व्यक्ति की तरफ वे गिद्ध दृष्टि गड़ा देते हैं कि उसकी मजबूरी का वे किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं, उनकी जेबें कितनी खाली कर सकते हैं। मेरे केस को लेकर तन्वी बेन समाज कल्याण विभाग में गई थी। उसके अधिकारी ने शांति से मेरा केस सुना व अपने सहायक को बुलाकर कहा कि कल पुलिस कमिश्नर से मिलने का समय ले लें। कल हम इन्हें लेकर उनके पास जाएंगे। शहर की इतनी बड़ी हस्ती मेरा केस देखेगी, मैं झूम उठी थी। दूसरे दिन समाज कल्याण विभाग के 2 अफसर, 2 विभाग की सेविकाएं, तन्वी बेन, मैं व मेरी मम्मी उनके ऑफिस की मेज के सामने रखी कुर्सियों पर बैठे थे। मैं उन्हें शुरू से लेकर अब तक की अपनी कहानी सुनाने लगी। फिर कमिश्नर ने पूछताछ आरंभ की। जब उस लड़के के घर वाले तुम्हें तुम्हारे घर पटक गए थे, उसके बाद भी तुम उस लड़के से मिल रही हो? हाँ, उसे समझाने में उससे 2-3 बार गार्डन में मिली थी। तब उसने क्या तुम्हें छुआ था, किस विस किया, तुम्हारी छाती पर हाथ फेरा था? मैं सन्न रह गई। अपने लाल पड़े चेहरे से मुझे लग रहा था कि मैं ज़मीन में जा समाऊं। मेरा हलक सूखने लगा। एक परेशान लड़की से इतना अश्लील प्रश्न क्यों पूछा जा रहा है? मम्मी का चेहरा क्रोधित हो उठा था। मेरे झुक गए चेहरे को देख उन्होंने बात बदल दी। उन्होंने हमारे साथ गए अधिकारियों से कहा, आप दोनों पक्षों को बुलाइए व समझाइए, फिर जैसा हो उसकी रिपोर्ट मुझे देते रहिए। उनके ऑफिस से निकलते ही एक अधिकारी ने मुझे सलाह दी, कल से हम बातचीत शुरू कर देंगे, लेकिन तुम कोर्ट में भी केस दाखिल कर दो। मैं तमक कर बोली, यदि कोर्ट में जाने की हिम्मत व रुपए होते तो हम आप लोगों के पास क्यों आते? जहाँ तक होगा मामला सुलझा ही देंगे, वरना कोर्ट तो है ही। ऑटो में बैठते ही तन्वी बड़बड़ाने लगी, आजकल कोई काम नहीं करना चाहता। अभी तेरी ससुराल वालों को बुलाकर बात भी नहीं की और तुझे राय दे रहे हैं कि कोर्ट में केस कर दे। आप इतनी नाराज़ क्यों हो रही हैं? जब कमिश्नर साहब इस केस में रुचि ले रहे हैं तो ज़रूर कुछ होगा। कह देती हूँ कि बहुत उम्मीद लगाकर नहीं बैठना। 10 साल से मेरे देखते देखते पैसे की ताकत बहुत बढ़ गई है। मैं ये तो नहीं कह रही कि इससे सभी कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन बहुत कुछ खरीदा जा सकता है। समाज कल्याण विभाग दोनों पक्षों को पत्र लिखकर बुलाने लगा। मैं व मम्मी या तन्वी बेन के साथ सही समय पर पहुंच जाती। हम लोग कमरे के बाहर 3-4 घंटे इंतज़ार ही करते रह जाते। वे लोग नहीं आते। मम्मी बड़बड़ाती, पैसे वालों से टक्कर लेने चली है, कुछ नहीं होगा। मैं तो दृढ़ प्रतिज्ञ थी कि और कुछ नहीं तो उनकी रातों की नींद उड़ा कर तो रख सकती हूँ। रवि को किसी और लड़की के लिए सेहरा बांधने के लिए कांटों पर से गुजरना ही होगा। जब समाज विभाग उन्हें बुलाने में सफल नहीं हुआ तो कमिश्नर ने एक इंस्पेक्टर को केस सौंप दिया व कड़ी हिदायत दे दी कि इस केस को गंभीरता से हल करे। इंस्पेक्टर की गंभीरता तो पहले दिन ही देखी जा सकती थी। उसने अपनी नशीली आंखें मुझ पर गड़ाते हुए एक गंदा सा प्रश्न उछाल दिया, तुम 2 महीने की शादी में कितनी रातों में उसकी पत्नी बनी थी? जी, इस केस से इस बात का क्या संबंध? मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। उस ढीठ ने पान रची अपनी पूरी बत्ती सी निकाल दी थी। तुम दोनों शादी के बाद सीधे ही उसके घर चले गए थे? नहीं, हमने रवि के घर वालों की मर्जी के खिलाफ शादी की थी, इसलिए पहले हम एक होटल में रुके थे। फिर उसने अपने जीजा जी को फ़ोन किया। वही रवि के घर वालों के कहने पर हमें मना करके रवि के घर ले गए। मुझे उन्होंने हिम्मत दी कि वे मुझे मेरा अधिकार दिलवा कर ही रहेंगे। मुझे पूरी उम्मीद थी कि रवि के घर वालों की नाराज़गी दूर हो ही जाएगी। उस इंस्पेक्टर के बुलाने पर इस बार भी हम 3-4 घंटे ऑफिस के बाहर बैठकर चले आए, तब भी रवि के घर वाले नहीं आए। चौथी बार रवि को मैंने इंस्पेक्टर के ऑफिस के बाहर देखा था। वो अपने लंबे चौड़े बाप के पास भीगी बिल्ली बने दुम दबाए बैठा था।
मैं जब सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई तो वो अपने आप में ऐसे सिमट गया कि जैसे उसने मुझे कभी देखा ही ना हो। अलबत्ता उसके बाप ने मुझे ज़रूर खा जाने वाली नज़रों से देखा, जैसे मैं ही गुनहगार हूँ। मैं तुम्हें 5 लाख रुपया दिलवाने को तैयार हूँ, तुम केस वापस ले लो, इंस्पेक्टर हमारे पास आकर धूर्तता से बोला। मैंने क्या रुपयों के लिए उससे शादी की थी? मेरी आवाज़ गले में फंस गई थी। चलो ऊपर से 5,000 और ले लेना। आपके ऑफिस में हम सौदेबाजी करने आए हैं या अपनी लड़की को अपना हक दिलवाने? मम्मी तेजी से बोल उठी थी। सोच लीजिए, 5 लाख में तो कोई भी आपकी लड़की से शादी कर लेगा, ये तो खासी खूबसूरत है। शादी क्या खेल है, आज इससे कल उससे। आप लोग बाहर चलकर बैठिए, मैं इनसे बात कर लूँ, उसने कड़े स्वर में हम लोगों से कहा, जैसे हम लोग अपराधी हों। वो उसी स्वर को मुलायम बनाते हुए बोला, आइए साहब, आप लोग बीच में आ जाइए। मैं तड़प कर रह गई कि मैं गुनहगार हूँ या वे लोग। काश मैं एक बार तो रवि से पूछ पाती कि उसने ऐसा क्यों किया। उन लोगों के जाने के बाद उस इंस्पेक्टर ने हम लोगों को अंदर बुलाया। तुम कल आकर मुझसे मिलना। कल तो इतवार है, तन्वी दीदी चौंक कर बोली। इतवार को भी पुलिस वालों का दफ्तर खुला रहता है, वो धूर्तता से मुस्कुराया। लेकिन इस 10 मंजिली इमारत के सब ऑफिस बंद रहते हैं। तो क्या हुआ, जब हम पुलिस वाले मौजूद हैं तो डर किसका? तन्वी दीदी इंस्पेक्टर को घूरते हुए बोली, मैं भी साथ आऊँगी। वो गुर्राया, भीड़ लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं कुछ अंदरूनी बात पूछना चाहता हूँ। तन्वी दीदी उसकी तेज आवाज़ से घबरा गई। जिस व्यक्ति को उनकी शर्म नहीं थी, ऐसे व्यक्ति के पास मैं एक गुजर गए सपने से वैवाहिक जीवन की बात बताने क्या जाती। हम उसके कमरे से बाहर निकल आए थे। तभी मुझे याद आया कि मैं कुछ कागज़ उसकी मेज़ पर भूल आई हूँ। जैसे ही मैंने उसकी मेज़ पर से कागज़ उठाए, वो बेशर्मी से मुस्कुराया। कल इतवार को तुम साड़ी पहन कर आना, साड़ी में तुम बहुत अच्छी लगती हो। एक बात और कहना चाह रहा था, तुम क्यों अधेड़ औरतों के साथ चली आती हो? अपनी कम उम्र की सहेलियों के साथ आया करो, चाय वाय पीकर जाया करो। मैं जिस दर से सहायता लेने आई थी, उससे मुझे यही सुनने को मिल रहा था। रास्ते में डबडबाई आंखों से तन्वी बहन को ये सब बताया। उन्होंने गंभीर स्वर में समझाया, इस गंदे आदमी के ऑफिस में कभी कदम नहीं रखना। रवि के पिताजी एक कुशल व्यापारी हैं, अपने बेटे को किसी रईस की बेटी से शादी करवा कर भुनाना चाहते हैं, तो इस इंस्पेक्टर को खरीदने में कितनी देर लगी होगी। कल वो तुम्हें तौलना चाहता है कि तुम किसी समझौते के लिए तैयार होती हो या नहीं। वो जिधर का पलड़ा भारी देखेगा उधर ही जा बैठेगा। कोर्ट में केस दाखिल करवाने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि ये वर्षों तक घिसटना ही था। फिर भी हम लोगों ने केस कर ही दिया। 2-4 सम्मन कोर्ट ने भेजे, लेकिन वे कोर्ट की दी हुई तारीख पर हाजिर नहीं होते थे। तभी पुलिस ने महिलाओं के कल्याण के लिए अलग विभाग खोल दिया। मेरा केस ट्रांसफ़र होकर अपने आप ही वहाँ पहुँच गया। मैं जैसे खुशी से नाच उठी, क्योंकि सुना था वहाँ कोई महिला पुलिस इंस्पेक्टर इंचार्ज है। मैं अब उस लंबी चौड़ी महिला इंस्पेक्टर के सामने थी। उससे अपनी सख्त आवाज़ को मुलायम बनाकर पूछा, तुम्हें ससुराल में कितने दिन रखा और कैसे रखा गया? मैं उन्हीं बातों को दोहराती हुई परेशान हो गई थी, फिर भी मेरी मजबूरी थी। शादी के बाद हम लोग अलग अलग होटलों में छिपते रहे। तुम्हारे माँ बाप ने अपने घर में नहीं रखा? नहीं, क्योंकि उनका कहना था कि जब रवि के माँ बाप शादी के लिए तैयार हो जाएं तभी हम शादी करें, इसलिए हम भागकर हमें शादी करनी पड़ी। जब रवि के जीजा जी हमें मना कर रवि के घर ले गए तो उन्होंने 3-4 दिन तो हमें बहुत प्यार से रखा। उसके बाद उनका व्यवहार बदलता गया। मुझे रवि के कमरे से निकालकर ऊपर वाले कमरे में लगभग बंद ही कर दिया गया था। बात बात में मुझे ताने सुनाते, खाना भी ऊपरी कमरे में भेज देते। रवि का व्यवहार तुम्हारे साथ कैसा था? वो भी ऊपर मुझसे मिलने नहीं आ पाता था। शुरू में उसके अपने घर वालों से लड़ने की आवाज़ आती थी, लेकिन फिर वो भी चुप होता चला गया। तुम तो नीचे उतर कर आ सकती थी। तब मैं समझ नहीं पा रही थी कि मुझे कोई नशीली चीज़ खिलाई जा रही थी। मेरा दिमाग चकराता रहता था, शरीर को कमज़ोरी जकड़े रहती थी। उसी आधी बेहोशी की हालत में उन लोगों ने मुझसे किसी स्टैम्प पेपर पर साइन ले लिए थे। उसके बाद उनके घर वाले कुछ लोग मुझे उसी नशे की हालत में मेरे माँ बाप के घर पटक गए। ये तो
बाद में मेरी मम्मी ने बताया था कि वे गंवार औरतें घर के बाहर हाथ नचा नचा कर लड़ती रही थीं कि हमने उनके घर के बेटे को फंसा लिया है। ओह, तू तो मेरी बेटी जैसी है, कैसे नहीं ले जाएंगे वे तुझे अपने घर? वो इंस्पेक्टर अपना मर्दाना हाथ मेज पर मारकर बोली थी। तन्वी दीदी गदगद होकर बोली थी, औरत की पीड़ा औरत ही समझती है। आप निश्चिंत हो जाइए, कल ही उनको बुलवाती हूँ। यदि वे नहीं आए तो खुद जीप लेकर उनके घर जाऊंगी। 2 बार बुलवाने पर जब वो नहीं आए तो वो सच ही जीप लेकर रवि के घर जाकर गाली गलौज कर आई। इतनी जल्दी हंगामा होगा ये मैंने सोचा भी नहीं था। मुझे बहुत राहत पहुंची थी कि इस शहर में अब कोई स्त्री दुखी नहीं की जाएगी। इस बार वो महिला थाने आ गए थे। मैं अजीब मानसिक स्थिति से गुजर रही थी। मेरे सामने फिर वो बैठा था जिसके साथ मैंने शादी की थी। मन हो रहा था उसका कॉलर पकड़कर झिझोड़ दूं। कायर, जब छोड़ना ही था तो शादी क्यों की? उनके जाने के बाद उन्होंने कहा, वे तो कह रहे थे कि सारा घर इसे बहू बनाने को तैयार है, लेकिन रवि की माँ दूसरी जाति की लड़की को लेने को तैयार नहीं है। खैर, कैसे नहीं मानेगी बुढ़िया, जल्दी उसे ठीक कर दूंगी। वो पुलिस बिरादरी वाले अंदाज पर उतर आई थी। तन्वी दीदी को किसी शादी के लिए शहर से बाहर जाना पड़ा। इंस्पेक्टर ने रिपोर्ट फिर से तैयार कर मेरे हस्ताक्षर ले लिए। मैंने उसे अच्छी तरह पढ़ने के बाद ही हस्ताक्षर किए। उसके बाद मैंने उस थाने के कई चक्कर लगाए, लेकिन हर बार यही उत्तर मिलता था कि इंस्पेक्टर छुट्टी पर है। एक दिन मैं तन्वी दीदी को लेकर वहाँ गई तो तब भी यहाँ के इंचार्ज नहीं मिली। बहुत दबाव डालने पर एक महिला सिपाही ने बताया, साहब तो कह रही हैं कि आपने अपना केस वापस ले लिया है, वो फाइल तो उन्होंने बंद कर दी है। मैं जैसे आसमान से नीचे आ गिरी थी। फ़ौरन ही हम लोग कमिश्नर साहब के ऑफिस पहुंच गए। मैं गुस्से में लगातार 10 मिनट तक क्या क्या बड़बड़ाई मुझे नहीं पता, बस मुझे आखिरी वाक्य याद है। आप लोगों को जब कुछ करना ही नहीं है तो क्यों सरकार के नाम पर समाज कल्याण विभाग या पुलिस महिला सेल खोलकर बैठे हैं? कमिश्नर ने मुलायम स्वर में कहा, यहाँ शांति से बैठ जाओ, मैं समझता हूँ तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारे केस को अब मैं देखूंगा। कमिश्नर साहब ने भी उन्हें 2-3 बार बुलवा कर बातचीत की, लेकिन वे किसी भी हालत में मुझे ले जाने के लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने मुझे समझाया, वे कहते हैं तुम्हें मुँह मांगा रुपया दे देंगे, लेकिन अपने घर नहीं ले जाएंगे। रवि क्या समझता है मैंने रुपयों के लिए उससे शादी की? मैं चीख पड़ी, अगर तुम लिख कर दो तो मैं उन्हें जेल में बंद कर सकता हूँ। जेल से छूटकर फिर मुझे तंग करेंगे। हम बैठे हैं ना, उन्हें कुछ गड़बड़ नहीं करने देंगे। लेकिन बात घूम फिर कर मेरी लड़की होने पर आ ठहरती। आप कब तक इस शहर में रहेंगे? मैं मुकदमा लड़ती ही रहूँगी। पैसे वाले से तू केस नहीं जीत पाएगी, तेरा अपना भविष्य तेरे सामने पड़ा है, उसकी चिंता कर। तन्वी दीदी मुझे समझाने लगी। मुझे लगा कि मैं कितनी बेबस हूँ। अपने अमीरी के सपनों तक पहुँचने के जोश में मैं होश खो बैठी। आज 1 वर्ष बाद भी जहाँ से चली थी वहीं खड़ी हूँ। तुम ये पत्र पढ़ के मेरे भविष्य के बारे में चिंतित होगी। किसी झूठी आशा में समय बर्बाद करने का समय नहीं है। मैंने BBA में दाखिला ले लिया है, लेकिन मुकदमा वापस नहीं लिया है। जानती हूँ मुकदमे के निर्णय के बाद रवि को भी रुपयों की थैली भरा चमकदार भविष्य अपनी तरफ खींच लेगा। वो उसकी तरफ मिट्टी के माधो की तरह खिंचा चला जाएगा, चाहे वो रास्ता किसी के दिल को रौंद कर ही क्यों ना बना हो। शहर की उस बुलंद इमारत के साल भर के चक्रों ने मुझे नए अनुभव दिए हैं। इस अनुभवों से गुजरती मैं 19 वर्ष की उम्र में एक सुकुमार लड़की से पूरी परिपक्व औरत बन चुकी हूँ। मुझे लगता है मैं रवि को भी किसी हद तक माफ़ कर चुकी हूँ। तुम्हें तुम्हारी छोटी उम्र में ही दुनिया के अंदर बसी दुनिया की घिनौनी तस्वीर दिखा दी है। इसे ही सिस्टम कहते हैं। आज के समय में जब लोग नक से शिक तक एक बदबूदार कीचड़ में धंसे हुए हैं, अपनी बाज दृष्टि से शिकार खोजते रहते हैं। वे सोचते हैं इसे किस कोण से कितना नोचा जाए, कैसे नोचा जाए। तो रवि का या उसके घर वालों का क्या दोष? तुमने भी सुना होगा कि ये दुनिया एक जंगल है। ना, प्यार करने से मत घबराना, क्योंकि जंगल में भी सुकुमार फूल खिलते हैं। प्यार से झरने झरझर बहते हैं। प्यार करो तो सोच समझ कर करना।
हर कदम सोच समझ कर उठाना। ये लंबा पत्र तुम्हें इसीलिए लिख रही हूँ। तुम्हारी अपनी फ्रेंड मिनिमा। अभी आप सुन रहे थे वरिष्ठ कथाकार नीलम कुलश्रेष्ठ जी की लिखी हुई कहानी प्यार इस शहर में। सिस्टम से लड़ती जूझती एक युवती की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।